तो स्वागत है आप सभी का। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बर्नौली के प्रमेय की। और मैं जानता हूँ कि वीडियो थोड़ी 20-24 मिनट की चली गई है, लेकिन आपसे वादा है स्टूडेंट्स, पूरा बर्नौली का प्रमेय अच्छे से हम समझाएं इस वीडियो में। और इस वीडियो को देखने के बाद बर्नौली का प्रमेय से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट, कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी भाई। नहीं समझ में आ रहा था, सब क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। सारी चीज़ें आपको दिमाग में फिट हो जाएगी। ये इस तरीके से हमने बताया है और अच्छे से हर एक चीज़ को लिखवाया है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, उसके बाद कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर? आप ये बर्नौली का प्रमेय खल्लास हो जाएगा, ठीक है। और मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है। मैं ग्रेजुएशन बीएससी मैथमेटिक्स परसुइंग आपका जो उत्तर प्रदेश का कॉलेज है ना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसी से, ठीक है। सो चलिए कर देते हैं अपने आज की इस वीडियो को शुरुआत, वो भी शुरू से। देखिए, बर्नौली का प्रमेय जो साइंटिस्ट थे वो बर्नौली ने ही दिया था हमारा, ठीक है। इन्होंने स्टूडेंट्स एक बात नोटिस की है कि अगर वस्तु में क्या होता है, सोचो, जब वस्तु हमारी यहाँ थी तो इसके पास जो ऊर्जा थी यहाँ पर पहुंची तो इसके पास जो ऊर्जा है वो बराबर है। इसी तरह बर्नौली ने नोटिस किया, यार अगर पानी बह रहा है तो उसकी भी ऊर्जा नियत होनी चाहिए कि नहीं। इसी पर उन्होंने अपना एक प्रमेय दिया भाई। समझिए कि कहानी कहाँ से हुआ। हम लोग केवल वस्तुओं की बात करते थे कि यार हर एक वस्तु की ऊर्जा सुरक्षित है, हर एक वस्तु की ऊर्जा सुरक्षित है, लेकिन पानियों के लिए क्या होगा? पानी के लिए दोस्तों इन्होंने एक ऊर्जा संरक्षण का नियम दिया। पानी के लिए बर्नौली का प्रमेय है वो, ठीक है। आप कहते क्या है ये, वो समझ लेते हैं भाई। इन्होंने बोला कि जब कोई तरल द्रव किसी नली में एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रभाव से प्रवाहित होती है, ठीक है। कोई भी जो द्रव है वो किसी भी नली में, अब पानी है भाई, नली से ही जाएगी, चाहे आपका समुंदर का नली हो ऊपर नीचे जाने वाला, दाएं बाएं मुड़ने वाला, चाहे आपके घर के पाइप का नली हो भाई। क्लियर? अब उसमें से अगर द्रव क्या करेगा, धारा रेखीय प्रभाव से बहेगा। धारा रेखीय प्रभाव स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बताया था इसकी पहले वाली वीडियो में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धारा रेखीय प्रभाव का मतलब क्या है, ये एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जा चुका है कि द्रव का धारा रेखीय प्रभाव क्या होता है। देखिए, धारा रेखीय प्रभाव वो प्रभाव है जिसमें जो द्रव का हर एक कण अपने आगे वाले कण का अनुसरण करते हुए बहता है, ठीक है। जैसे ये कण है, आगे वाले को देख रहा है, उधर जा रहा है तो वो भी उधर जा रहा है, उसके पीछे वाला कण अपने आगे वाले को देखेगा, उसके पीछे वाला कण अपने आगे वाले को देखेगा और इस तरह बहते हुए जाएंगे। तो ये होता है द्रव का धारा रेखीय प्रभाव। ये आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसकी। तो उसकी प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन में संचित कुल ऊर्जा का योग स्टूडेंट्स नियत रहता है। कुल ऊर्जा कौन कौन सी है? द्रव की दाब ऊर्जा है, एक गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा स्टूडेंट्स, ठीक है। द्रव के केस में क्या होता है, बस एक और ऊर्जा आ जाती है जिसको बोलते हैं दाब ऊर्जा, क्योंकि द्रव है वह दाब लगाता है। हर जगह द्रव का दाब आप सभी जानते हो अलग होता है। एच ऊंचाई ऊपर दाब अलग, एच ऊंचाई नीचे दाब अलग, तो दाब ऊर्जा एक आ जाती है स्टूडेंट्स, ठीक है। और बाकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा तो पहले से ही है, ये तो पहले से ही हम पढ़ते आ रहे हैं स्टूडेंट्स। ऊर्जा संरक्षण के नियम में भी देखा था आप सभी ने। तो इसको याद कैसे करेंगे, देखिए डायग्राम आप बनाएंगे एक अच्छा सा प्यारा सा, एक नली का। ये हमने बना दिया भाई एक नली, क्लियर। अब इस नली में स्टूडेंट्स हम बना देते हैं द्रव। मान लीजिए ये द्रव आपका बह रहा है धारा रेखीय प्रभाव से। देखो, हर एक जो कण का बूंद है वो अपने आगे वाले का अनुसरण कर रहा है, हर एक बूंद अपने आगे वाले का अनुसरण करता हुआ बहता, उसे द्रव का धारा रेखीय प्रभाव बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस नली के प्रत्येक बिंदु पर, चाहे आप ए पर देखो चाहे बी पर देखो, हर एक बिंदु पर स्टूडेंट्स एकांक आयतन में, हर एक बिंदु पर हर एक बिंदु पर स्टूडेंट्स एकांक आयतन में कुल ऊर्जा का योग स्टूडेंट्स क्या होता है, फिक्स होता है। फिक्स मतलब कि भैया नियत, इसको फिक्स कर दिया, हर जगह निकालो वही आने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से आप याद कर लेंगे कि जब भी कोई द्रव हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रभाव से बह रहा है तो हर एक बिंदु पर स्टूडेंट्स एकांक आयतन में कुल ऊर्जा जो होगी वह नियत रहेगी। और कुल ऊर्जा के अंदर ब्रैकेट में क्या क्या लिख देंगे हम सभी प्यार से एकदम, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और द्रव के केस में दाब ऊर्जा और जोड़ देंगे आप सभी, ठीक है।
ये नियम आप समझ गए होंगे। इसका व्यंजक भी हम निकालेंगे अभी, अब डायरेक्ट व्यंजक लिख देंगे तो थोड़ा सा तो दिक्कत होगा ही। चलिए लिख देते हैं आप, उसके बाद डेरिवेशन करेंगे हम आगे। देखिए इनका जो व्यंजक था, यहाँ पर हम दोस्तों वो व्यंजक लिख देते हैं और उन व्यंजक को अच्छे से हर एक टर्म को बताना एग्जाम में। कभी कभी खुशी की बात ये होती है कि कभी कभी नहीं आता, कभी पूछता केवल बर्नौली का प्रमेय लिख दीजिए और उसका समीकरण लिख दीजिए। डेरिवेशन कभी कभी नहीं आता स्टूडेंट्स, कभी कभी तो अच्छे समीकरण लिखना है और उसको समझाना है, ठीक है, ताकि नंबर मिल जाए। चलो इतना तो कर ही सकते हैं। देखिए इन्होंने जो व्यंजक बोला था कि दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इनका योग क्या होना चाहिए, एकांक आयतन में, वो भी नियत रहना चाहिए। हर एक बिंदु पर एकांक आयतन में जो कुल ऊर्जा है ये तीनों, उसका योग नियत रहना चाहिए। यानी कि 3 टर्म है इस इनके व्यंजक में, 3 टर्म। पहला दाब ऊर्जा, वो भी एकांक आयतन में दाब ऊर्जा भैया, प्लस में गतिज ऊर्जा एकांक आयतन में। देखिए याद करने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स, गतिज ऊर्जा आप क्या जानते हो, गतिज ऊर्जा आप ये जानते हो 12mv² होता है। एकांक आयतन का मतलब कि स्टूडेंट्स इसको आयतन से डिवाइड कर दो, यही बात हुआ कि एकांक आयतन में गतिज ऊर्जा हो गई। और स्टूडेंट्स आप बताओ ये m/v द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है, बताओ क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व होता है। घनत्व को किससे लिख सकते हैं हम, रो से लिख सकते हैं। तो क्या आपको याद करना होगा स्टूडेंट्स, इसकी जगह रो लिख दीजिए आप सभी, 12ρv²। तो इस तरीके से आपको याद नहीं करना होगा टर्म हर एक चीज़, नहीं तो भूल जाओगे आप पेपर में कि क्या टर्म था। आप निकाल लेना गतिज ऊर्जा एकांक आयतन में m/v रो बन गया, यानी कि 12ρv²। इसी तरह स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है भाई mgh, लेकिन एकांक आयतन के लिए क्या करोगे, आयतन से डिवाइड कर दोगे। अब यहाँ पर द्रव्यमान बटे आयतन क्या बन गया, घनत्व बन गया, मतलब कि भैया रो, यानी कि ρgh हो जाएगा अब, ठीक है, ρgh। ये हो गई स्थितिज ऊर्जा एकांक आयतन में। अब इन तीनों का योग स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, बर्नौली ने जो कहा नियत रहना चाहिए। क्लियर। अब ये व्यंजक आप सभी नहीं भूलने वाले हो एग्जाम में, अच्छे से लिखिएगा व्यंजक। भूल जाएंगे कोई बात नहीं, तरीका पता है हमें, भूल जाएंगे कोई बात नहीं, तरीका पता है हमें, निकाल लेंगे एग्जाम में, ऐसा कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। चलिए अब इन तीनों टर्म को हम एक्सप्लेन कर देंगे, नीचे लिख देंगे कि ये P क्या है, ये क्या है, ये क्या है भैया, ये और ये क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारी दाब ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा और ये स्थितिज ऊर्जा एकांक आयतन में। क्लियर। तो इस तरह नीचे आप लिख देंगे तो बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे, ठीक है। यही से आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे, इसलिए करवा रहे हैं आपको। ये P क्या है, ये 12ρv² क्या है, और ये ρgh क्या है, ये तीनों क्या है स्टूडेंट्स, आपकी दाब ऊर्जा, आपका स्टूडेंट्स गतिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा, वो भी एकांक आयतन में, स्थितिज ऊर्जा एकांक आयतन में है, ठीक है भाई। चलो तो इस तरीके से बढ़िया से स्टार्टिंग होगा हमारे इस बर्नौली के प्रमेय का एग्जाम में, वो भी इस बर्नौली के प्रमेय का भैया डेरिवेशन स्टूडेंट्स, ठीक है। डेरिवेशन मतलब कि वही हमें प्रूफ करना है कि अगर हम यहाँ पर भी यही चीज़ निकालें, यहाँ पर भी यही चीज़ निकालें तो सेम आए, फिक्स, जो हमारा यहाँ पर है वो वहाँ पर भी वही चीज़ रहे, तभी ना उसको बोलोगे नियत। तो वही हम करने वाले आगे, ठीक है। और अपनी इस्माइल भी नियत रखिएगा भाई, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेम टू सेम वही डायग्राम जो आपने कॉपी में बनाया है वही रहेगा। क्लियर। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। बस स्टूडेंट्स अब एक धरती माँ को भी बना लेना है नीचे की ओर। मान लेते हैं स्टूडेंट्स ये जो A सिरा है वह कितनी ऊंचाई पर है, h1 की ऊंचाई में। ये जो सिरा है वह कितनी ऊंचाई पे है, h2 की ऊंचाई में, ठीक है। क्यों हम ऊंचाई लिख रहे हैं, आप सभी जानते हो स्थितिज ऊर्जा निकालनी है mgh, इसलिए आपको क्लियर है आप सारे डाउट।
उसके बाद गतिज ऊर्जा भी तो निकालनी है स्टूडेंट्स ए पर बी पर, तो वेग भी मानेंगे हम सभी। तो ये सब इस तरीके से आपको याद रहेगा एग्जाम में भी। इसलिए यहाँ पर मान लीजिए वेग v1 क्या ही मानेंगे, मान लें यहाँ पर v1 वेग है, यहाँ पर जो द्रव का वेग है वो v2 वेग है, मान लेते हैं v1 v2। चलो और दाब ऊर्जा भी तो निकालनी है, दाब ऊर्जा, तो दाब भी मानना पड़ेगा कि यहाँ पर दाब क्या है, वहाँ पर दाब क्या है स्ट्रेस। और दाब जो होता है वो द्रव के अंदर की ओर, प्रेशर अंदर की ओर लगता है। कभी देखा है प्रेशर इधर लग रहा है, दबाव हमेशा ऊपर की ओर से लगता है ना, इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रेशर जो है मान लेते हैं P1 है। क्लियर, मान लेते हैं प्रेशर है P1, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रेशर है वो है मान लेते हैं स्टूडेंट्स V2 P2। तो थोड़ा सा अब आसान करते हैं, ठीक है। देखो V1 हमारा इधर से वेग है, V2 हमारा स्टूडेंट्स इधर का वेग है द्रव का, और जो दाब है इधर का वो P1 है, वो भी किधर की ओर, अंदर की ओर, ठीक है। दाब दिखाने के लिए हमने मिटा रहा था। और यहाँ पर भी दाब होगा अंदर की ओर भैया, जिसको हम दिखाएंगे P2 से। क्लियर, तो इस तरीके से हमने दाब दिखा दिया, वेग दिखा दिया, ऊंचाई को दिखा दिया बिंदु A पर और B पर। क्लियर, अब यही चीज़ों को हम लिखेंगे यहाँ पर अपने शब्दों में। क्लियर, तो लिखेंगे स्टूडेंट्स, माना, मेरे साथ लिखते चलना, माना फिगर में नली का ए बिंदु, नली का ए सिरा या ए बिंदु कह सकते हो, नली का एक सिरा स्टूडेंट्स क्या है हमारा, ए है, एक सिरा ए व दूसरा सिरा बी है, ठीक है। फिर उसकी ए की ऊंचाई h1 व b की ऊंचाई h2 तथा वेग स्टूडेंट्स v1 व v2 और दाब P1 व P2 है, ठीक है। इस तरह आप लिख दीजिएगा कि माना जो फिगर में नली का एक सिरा A है, दूसरा सिरा B है स्टूडेंट्स, A की ऊंचाई h1, B की ऊंचाई h2 तथा वेग v1 व v2 और दाब P1 और P2 है। ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब क्या करना है, अब स्टूडेंट्स आपको गेम देखना है 1 सेकेंड बाद, 1 सेकेंड बाद का गेम आपको देखना है बस। 1 सेकेंड बाद आप सभी बताओ क्या होगा। ये द्रव तो बह रहा है ना आपका, सुनो ध्यान से, द्रव तो आपका बह रहा है। 1 सेकेंड बाद कुछ ऐसा हो जाएगा कि नहीं, देखिए डायग्राम से समझाते हैं, आप मत बनाइएगा। 1 सेकेंड बाद क्या होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। 1 सेकेंड बाद कुछ ऐसा हो जाने वाला है स्टूडेंट्स, देखना। ये जो द्रव है वो बह रहा है, तो थोड़ा सा तो अंदर जाएगा, ये थोड़ा सा अंदर की ओर भागेगा और इधर से द्रव बाहर की ओर निकलेगा। क्लियर, मान लेते हैं V आयतन द्रव अंदर चला गया, V आयतन द्रव अंदर चला गया। V हमारा आयतन है जो अंदर गया, और यही आयतन बाहर भी तो निकलेगा, बाहर भी निकलेगा। आप बताइए कि नहीं, जो आयतन स्टूडेंट्स द्रव का एक कुछ समय बाद या 1 सेकेंड बाद अंदर जाएगा, वही आयतन दूसरे सिरे से बाहर भी तो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा V आयतन जब अंदर गया तो उधर से V आयतन द्रव स्टूडेंट्स बाहर भी निकल जाएगा। यही गेम होगा स्टूडेंट्स 1 सेकेंड बाद। जी हाँ, तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, अब आप लिखेंगे यही गेम लिखना है आपको कि 1 सेकेंड बाद द्रव का V आयतन अंदर जाता है, V आयतन अंदर जाता है, अंदर जाता है नहीं लिखो, आप प्रवेश लिखो, अच्छा लगेगा, प्रवेश करता है, तब उतना ही स्टूडेंट्स, उतना ही आयतन बाहर भी निकलेगा, उतना ही आयतन बाहर निकलता
है। इतना ही आपको लिखना था। अब इसके बाद आपको नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना था कि इंट्रोडक्शन दे दिया पहले हमने, ए सिरे का, बी सिरे का, वेग का v1 v2, ऊंचाई का h1 h2, दाब का p1 p2, इंट्रोडक्शन दे दिया क्या है। उसके बाद बता दिया 1 सेकेंड बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, v आयतन अंदर चला जाएगा और v आयतन बाहर निकल जाएगा। बस इतना ही हमने अभी देखा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स डेरिवेशन करेंगे, व्यंजक लेकर आकर प्रूफ कर देंगे हम ये चीज़, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, हम इसको इरेज कर दें जरा। सो चलिए अब हम लास्ट स्टेप में आ चुके हैं और यहाँ पर हम कर देंगे डेरिवेशन का व्यंजक निकाल देंगे अब सभी, ठीक है। ये 3 स्टेप में आपका हो जाएगा। अब 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं हम अच्छे से आपको ये पूरा करवा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फिक्स एग्जाम में आता है, इसलिए एकदम अच्छे तरीके से आपको करवाया जा रहा है। क्या करेंगे अब इसके बाद, आप लिखेंगे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम से, आपको ये लिखना है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम से द्रव पर किया गया कुल कार्य ये बराबर होगा आपका गतिज ऊर्जा में परिवर्तन प्लस में स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के, ठीक है। द्रव पे किया गया कुल कार्य किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के। ये 2 टर्म आप याद रखना। और ये है द्रव पे किया गया कार्य हमारा। और ये द्रव पर कार्य आखिर कौन करेगा भाई, द्रव पे कार्य वही करेगा जो द्रव को आगे ले जा रहा है। कौन ले जा रहा है, ये दाब, यही दाब स्टूडेंट्स द्रव पे लग रहा है और द्रव आगे की ओर v आयतन बढ़ जा रहा है, ठीक है। यही दाब, एक यहाँ का दाब है, एक वहाँ का दाब है, ठीक है। यही दोनों दाब द्वारा जो कार्य किया जा रहा है स्टूडेंट्स वो निकालेंगे, ठीक है। चलो तो कैसे कार्य मिल जाएगा, ये दाब क्या कर रहा है, v आयतन अंदर ले जा रहा है, ठीक है। तो इसके द्वारा कार्य हो जाएगा P इंटू v, दाब है P1, आयतन है v। अब ये वाला दाब क्या कर रहा है, ये वाला दाब तो स्टूडेंट्स दबाने की कोशिश कर रहा है, जो आयतन बाहर निकल रहा है उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि अंगेष्ट कार्य कर रहा है, किसी के अंगेष्ट में कार्य कर रहा है। तो जो विरोधी होता है उसको हमेशा नेगेटिव में लेना है आपको, ठीक है। तो नेगेटिव में आप लोगे P2 और V, उसका जो कार्य है वो नेगेटिव में आप लोगे। तो ये हो गया द्रव द्वारा किया गया कार्य सिंपल तरीके से। अब स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन और अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, ये भी आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए वहाँ का गतिज ऊर्जा निकालिए, यहाँ गतिज ऊर्जा निकालिए, घटा दीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। वहाँ का गतिज ऊर्जा क्या होगा, वहाँ का गतिज ऊर्जा होगा हाफ m v2 का स्क्वायर। यहाँ का गतिज ऊर्जा क्या होगा, आप कहोगे हाफ m v1 का स्क्वायर। इसको घटा देंगे तो परिवर्तन मिल जाएगा, कितना आसान था। अब इसी तरह ये निकाल लीजिए आप सभी, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, वहाँ का स्थितिज ऊर्जा निकाल लीजिए, क्या होगा mgh2। अब यहाँ का स्थितिज ऊर्जा निकाल लीजिए mgh1, ठीक है। उसको घटा देंगे तो ये परिवर्तन आपको मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स, और कुछ नहीं। तो ये पहला ही स्टेप हम कर रहे हैं, अभी पहला ही स्टेप कर रहे हैं, सिंपल, ये से ये हो गया, क्लियर। अब हम करेंगे दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप और भी लाजवाब है, ये तो और भी आसान है। आपको क्या कर देना है, आयतन बड़के वाले v आयतन से, यानी कि वॉल्यूम से भाग कर देना है आपको, वॉल्यूम से भाग कर देना है। जो जो आपको दिख रहा है सबको एक एक करके चुन चुन के डिवाइड करिए आयतन से। बड़ा वाला v आपका, छोटा वाला नहीं, छोटा वाला v तो हमारा वेग है, तो बड़े वाले v से सबको डिवाइड करिए भाई, ठीक है। चलो तो दूसरा स्टेप करिए मेरे साथ, सेकेंड स्टेप। जब हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो इसका जो कैपिटल v है वो तो कट जाएगा भाई। इसको जब आप डिवाइड करोगे v से तो v आपका कट नहीं जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी स्टूडेंट्स v कट जाएगा, तो P1 माइनस का P2 ये हो जाएगा, क्लियर। इसको इरेज कर देते हैं, ये तो मन में ही काटना था इसको। चलो तो डिवाइड करने पर ये आयतन कट गया हमारा। अब बारी है आगे वालों की, सबको चुन चुन के काटना है भाई। यहाँ पर देखिए ये है गतिज ऊर्जा भाई। अब गतिज ऊर्जा को जब हम आयतन से डिवाइड करते हैं तो शुरू में ही बताया था स्टूडेंट, द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व बन जाता है। घनत्व स्टूडेंट्स मतलब कि ये रो, इसीलिए लिखा है ये रो,
ठीक है, जब द्रव्यमान को आप आयतन से भाग करोगे तो घनत्व बन जाएगा रो। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, हाफ रो V2 का स्क्वायर में। इसी तरह ये कन्वर्ट हो गया माइनस का हाफ रो V1 की स्क्वायर में। और इसी तरह ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रो GH2 में, रो GH2 में। और माइनस का ये हो जाएगा रो GH1, रो GH1 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आते हैं लास्ट स्टेप में। क्लियर, लास्ट स्टेप में क्या करना है, भाइयों को भाई के साथ रख देना है। ठीक है, 1 वाले को एक तरफ कर देना है, 2 वाले को स्टूडेंट्स एक तरफ कर देना है। ये एक तरफ 1 वाला रहेगा, दूसरी तरफ 2 वाला टर्म रहेगा। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म है स्टूडेंट्स, ये 1 वाला टर्म है, तो एक तरफ इसको रखिए। और कोई 1 वाला टर्म है, 1 वाला रो ये देखो हाफ रो V1, ये वाला टर्म है ना, तो ये तो इधर है, इसको इधर लेके आओ तो माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हाफ रो V1 का स्क्वायर हो जाएगा। और कोई है, और कोई ये है माइनस का रो GH1, तो ये इधर आएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, रो GH1। चलो, तो 1 वाला टर्म एक तरफ हो गया। अब दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ 2 वाला टर्म होगा। 2 वाला टर्म देखिए, 2 वाला टर्म कौन सा है हमारा, एक ये है P2, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा P2। ठीक है स्टूडेंट्स, और कौन है, ये है प्लस का हाफ रो V2 का स्क्वायर, ये तो उसी तरफ है, प्लस का हाफ रो V2 का स्क्वायर। और कौन है, ये रो GH2, ये प्लस का है लेकिन उसी तरफ है ना, तो उसी तरफ लिख दीजिए चुपचाप, रो GH2। चलिए भाई, ये आपका स्टूडेंट्स बर्नौली का प्रमेय आप प्रूव हो चुका है। ये जो आपका आया है यही है स्टूडेंट्स, ए पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, और बी पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, है कि नहीं। और वो भी स्टूडेंट्स हमने वॉल्यूम से डिवाइड किया था, आयतन से, मतलब एकांक आयतन में ये सब कुछ है। और बराबर आ गया कि नहीं, ए पर एकांक आयतन में कुल ऊर्जा बराबर है बी पर कुल ऊर्जा के। और यही बर्नौली का प्रमेय कहना चाहता है कि द्रव भी जब प्रभावित करता है तो हर एक बिंदु पर स्टूडेंट्स उसकी जो ऊर्जा है कुल एकांक आयतन में, किसमें, एकांक आयतन में नियत रहती है भैया। और यहाँ से जो आपने स्टार्टिंग में समीकरण देखा था कि P प्लस में हाफ रो V का स्क्वायर प्लस में स्टूडेंट्स रो GH, ये नियत रहेगा स्टूडेंट। द्रव के हर एक बिंदु पर आप ये निकालो, ये रहेगा फिक्स, वो भी एकांक आयतन में स्टूडेंट्स। ये कंडीशन था जो कि हमने यहाँ पर आकर प्रूव्ड कर दिया भैया, प्रूव्ड हो गया। बहुत खुशी हो रही है ना। जी हाँ, यही खुशी होती है जब इतना मेहनत करने के बाद जो हमें चाहिए था वो आ जाता है। क्लियर, यही आपको भी खुशी होगी जब आप भी अच्छे से सीख लोगे और खुद से बिना देखे प्रैक्टिस एक बार करोगे, आपको भी वही खुशी होगी। एक बार प्लीज़ वीडियो को एंड होने के बाद एक बार रिवाइज कर लेना इसको, ठीक है। और एक बार नोट्स में जो आपने लिखा है उसको पढ़ के खुद से ट्राई करना, ये डेरिवेशन खुद से करना। एक बार हो जाएगा तो खुश हो जाना, क्योंकि एग्जाम में ये आता है हर एक साल में। चलिए, अगर 8 नंबर में आ गए तो बल्ले बल्ले भाई, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से आपको लिखवाया, हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से आप एग्जाम में लिख के आएंगे, बता कर आएंगे, तो एग्जामिनर पूरा नंबर जरूर देगा आपको। यही हम चाहते हैं कि एक नंबर भी आपका ना जाने पाए। चलिए, तो ये टॉपिक यहाँ एंड होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। पसंद आई हो लाइक भी जरूर कर देना, और चैनल पे आप सभी नए हो तो सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ जाएं, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाले डेरिवेशंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पार्ट 2 फिजिक्स के आपसे मिस ना हो पाए, ठीक है। चलिए भाई, जाने से पहले बता देते हैं स्टूडेंट्स, पार्ट 1 फिजिक्स हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स देख भी चुके हैं। जो नए आप सभी, अगर आप सभी नए हैं, हमने नहीं जो नए स्टूडेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं, वो आप पार्ट 1 फिजिक्स कवर कर सकते हैं। हमारे चैनल पे ही एक हमने नए स्टूडेंट्स के लिए प्लेलिस्ट बना दिया है, जिससे बिना भटके आप सभी एग्जाम से पहले सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लें, ठीक है। उनसे बाहर नहीं बनने वाले सवाल, ये आप पेपर के बाद हम आपसे खुद ही डिस्कस करेंगे, पेपर आपके सामने लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो पढ़ते रहें, खुश रहें और एग्जाम में मचाते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।